गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यहां से, जहां से डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल की कहानी शुरू होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्लास 11th कंप्यूटर साइंस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चले जा रहा है और तो कुछ नहीं है, चलिए फिर शुरू कर ही देते हैं क्लास को। देखिए आज की क्लास हमारी कहती है कि भाई डेटा को कैप्चर करना है, फिर उसको स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम लोग सारी कहानी ना इस टॉपिक के इर्द गिर्द ही है जो देखते रहेंगे। चलिए, जब आपने इस चैप्टर को शुरू किया था, याद करो अपनी वो पहली क्लास, लास्ट क्लास, उससे पहले की क्लास, जितने भी क्लासेस आप याद कर रहे हो, आपको हर क्लास के अंदर एक किंग के बारे में जरूर है जो बताया होगा, है ना। तो आप कह लो कि भाई यहां पर जो किंग है ना, दैट इज व्हाट, डेटा। डेटा के ही बारे में बात है जो हो रही है। आपका कंप्यूटर है जो इनपुट ले रहा है, क्या डेटा, प्रोसेस कर रहा है, क्या डेटा, आउटपुट के तौर पर आपको क्या दे रहा है, डेटा। सब कुछ इसी से शुरू और इसी पर खत्म, है ना। ऐसे नहीं इसको 21st सेंचुरी का ऑयल या 21st सेंचुरी का गोल्ड, सिल्वर अब तो कह लो, है ना, ऐसे नहीं कहा गया है। तो ये है इतनी इंपॉर्टेंस अपने आप में रख रहा, तो इसीलिए इसकी इतनी ज्यादा बात है जो हो रही है ना। तो आप कह लो कि इसी का बोलबाला है, किसका, डेटा का। तो देखो आपको पता चल चुका है कि आपके कंप्यूटर को आप क्या कराते हो, फीड डेटा कराते हो, है ना। तो बस आज की क्लास भी ना आपको इसी कहानी को घुमा घुमा के बताने वाली है, ठीक है। तो और ज्यादा डिटेल के अंदर चल रहे हैं हम आज की क्लास से कि डेटा को किस तरीके से कैप्चर किया जा सकता है, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं जो यूज होते हैं, क्योंकि जिस तरीके का डेटा होगा उसी तरीके के कैप्चरिंग डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस हैं जो यूज हो रहे होंगे, है ना। कैसे ये प्रोसेस है जो आपकी होती है, इसको थोड़ा सा और माइक्रोस्कोप लगा करके देखते हैं। देखिए अब आपके पास सबसे पहले आता है एनसीईआरटी के अंदर, डेटा कैप्चरिंग के अंदर, हाउ इज डेटा प्रोसेस्ड, कैसे आपका डेटा है जो प्रोसेस हो रहा है। देखिए अगर आप ट्रेलर कहोगे तो ट्रेलर देख करके थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या चीज है, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां लिखा हुआ है क्या, कैप्चर, बिल्कुल कैप्चर से क्या मतलब है। देखिए हमारे कंप्यूटर को ना सिंपल सी अगर एक समरी के अंदर आप समेटो तो आप इसके अंदर समेटोगे, दैट इज व्हाट, आईपीओ साइकिल। पहली क्लास से हम अभी तक इसको जरूर जिक्र में ला रहे हैं हर क्लास के अंदर, है ना। तो कंप्यूटर क्या चाहता है, कहता है कि भाई तुम इनपुट करो, मैं उस पर प्रोसेस करूंगा और फिर मैं फाइनली आपको आउटपुट दे दूंगा। यही तो समरी है ना कंप्यूटर की। बनाए किस लिए थे कंप्यूटर, इसलिए तो बनाए थे कि आप कुछ डेटा दो, वो प्रोसेस करे और आपका काम आसान करके आपको आउटपुट दे दे, है ना। आपको ना ज्यादा दिमाग लगाना पड़े और ना ज्यादा आपकी मेहनत है जो लगे। तो आपके काम को बांटने के लिए ही इस साथी की शुरुआत हुई थी और इसके अंदर ये यही काम कर रहा है, क्या, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, है ना। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई ये जो इनपुट है ना, ये जो इनपुट है ना, तो ये इनपुट ही आपका इस वर्ड को डिनोट कर रहा है कि डेटा को कैप्चर करना। क्या करना, डेटा को कैप्चर, गेट करना डेटा को, है ना। तो जैसे अब मान लो बारिश हो रही है, तो मैंने क्या कर लिया, इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया ना फोटो खींच करके, है ना। तो मैंने इनपुट ले लिया, इसी मोमेंट का एक मैंने फोटो खींच के कैप्चर कर लिया, बस। अब क्या होगा, जैसे ही कैप्चर होगा, आप खुद सोचो, अगर आपके अपने मोबाइल से कैमरा बोलना चाह रही थी मैं करके, बट हाँ आप मोबाइल का एग्जांपल ले लो, है ना। बहुत सारे लोगों को शाहरुख की याद आ गई होगी। ओके, सो आपने क्या किया, मोबाइल लिया और कैप्चर की फोटो। तो अब क्या होगा, फोटो लेने के बाद आप सीधा सीधा कहां जाते हो, अब गैलरी के अंदर जाते हो ना, जहां पर आपकी फोटो क्या हुई होती है, स्टोर, है ना। तो इस प्रोसेस को समझो, जैसे ही आपने फोटो को कैप्चर किया, वो जाकर के आपके स्टोरेज डिवाइस के अंदर सेव हो जाती है ना। तो वहां से जब आपको वो फोटो लेनी होती है तो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो ना, तो क्या करता है आपका सीपीयू, वहां से रिट्रीव कर लेता है ना। रिट्रीव करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। तो ये पूरा ट्रेलर था आपकी कहानी का, राइट। तो अब हम और ज्यादा डिटेल में एनसीईआरटी लेकर के हम इसको और देखते हैं। देखिए डेटा मस्ट बी, सबसे पहले डेटा का इनपुट होना जरूरी है, यानी कि डेटा को कैप्चर करना जरूरी है। अब डेटा कैप्चर हो गया तो उस पर प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले उसको किसी जगह पर रखना होगा, है ना। तुम्हें सब्जी बनानी है तो तुम सामान लेकर के आओगे बाहर सब्जी का, तो उसको कहीं ला के रखोगे ना, हवा में थोड़ी काट करके बनाओगे आप,
है ना। आपको क्या चाहिए, एक जगह चाहिए, है ना। तो जगह यानी कि आपने इनपुट किया, अब आपको उसको स्टोर करना है। स्टोर कर दिया फ्रिज में, अब जब भी आपको उससे काम है तो क्या करोगे, रिट्रीव करोगे ना, वहां से पैच करोगे, वहां से आप वहां से लेकर के आओगे ना। तो लेकर के आओगे को क्या बोला है इसने, रिट्रीव करना। किसके लिए, फर्दर उसको सब्जी बनाने के लिए, यानी कि प्रोसेस करने के लिए, है ना। तो मैंने आपको हर तरीके से इसको बता दिया है, आपके दिमाग में शायद ये चीज बैठ गई होगी कि डेटा मस्ट बी कैप्चर्ड देन स्टोर्ड रिट्रीव प्रोसेस, ये अपने आप होगा ही होगा। इनमें से एक भी स्टेप अगर नहीं हुआ ना, मतलब डेटा कैप्चर ही नहीं हुआ, तो क्या स्टोर करोगे, किस चीज के ऊपर प्रोसेस करोगे, किसको रिट्रीव करोगे। मान लो डेटा स्टोर हो गया, जो है कैप्चर हो गया, स्टोर नहीं हुआ, तो कहां, कैसे करोगे आप डेटा के साथ रिट्रीविंग, कहां से रिट्रीव करोगे, कैसे प्रोसेस करोगे। स्टोर भी हो गया, मान लो रिट्रीव नहीं हुआ, तो प्रोसेसिंग किस पर होगी। तो हर स्टेप आप कह लो अपने आप में अकेला अधूरा है। तो ये चारों चीजें मिलकर के ही डेटा की प्रोसेसिंग है जो बना रही है, ठीक है। तो ऐसे आपका डेटा प्रोसेस होता है, एक स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो अब एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन चीजों को देखते हैं। देखिए, कहती है एनसीईआरटी हमारी कि टू प्रोसेस डेटा, हमने कहा ठीक है, कहता है कि वी नीड टू फर्स्ट इनपुट और कैप्चर द डेटा। ओके, वी नीड टू फर्स्ट इनपुट और कैप्चर द डेटा। हमें डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनपुट, कैप्चर करना पड़ेगा उस डेटा को, ठीक है। दिस फॉलोड बाय इट्स स्टोरेज इन अ फाइल और डेटाबेस सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर यूज। अब जैसे ही आपका डेटा इन हुआ आपके कंप्यूटर के अंदर, तो अब आप उसको किसी फाइल, फोल्डर, डीबी वगैरह में स्टोर करके रखोगे, ताकि आपको उस डेटा को कभी फ्यूचर में आपको यूज करना पड़े तो आप इजीली कर पाओ, है ना। बस ये चीज हो रही है। Whenever data is to be processed, जब भी हम डेटा को प्रोसेस आगे फ्यूचर में कभी करना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको उस जगह से जहां पर उसको स्टोर करके रखा है ना, वहां से हम उसको फैच करेंगे, रिट्रीव करेंगे, कैप्चर करेंगे, है ना। सॉरी, कैप्चर तो हमने यूज कर लिया इनपुट के लिए, है ना, गलती से मुंह से निकल गया, बट हाँ, रिट्रीव करेंगे, फैच करेंगे, है ना। ओके, अब क्या है, और डेटा फाइल या डेटाबेस के अंदर से, सो दैट वी कैन परफॉर्म फर्दर एक्शंस ऑन इट। अब मुझे अगर कोई भी फर्दर एक्शन परफॉर्म करना है उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर, तो मैं इजीली रिट्रीव करके उस स्टोरेज डिवाइस से उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूं। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि डेटा आपका पहले इनपुट होता है, स्टोर होता है, रिट्रीव होता है, प्रोसेस होता है। देखिए, कहानी की अगर मैं एक समरी बनाऊं तो आपको ये चीज बहुत पहले समझ में आ चुकी है कि यूजर का जब इनपुट होता है ना, तो यूजर का जो इंटरैक्शन होता है वो मेन मेमोरी से, है ना। तो मेन मेमोरी के अंदर जाकर के डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। अब यहां से जो आपके सीपीयू भाई साहब है ना, वो प्रोसेस के लिए डेटा को रिट्रीव करते हैं, है ना। तो ये क्या किया, कैप्चर हो गया डेटा, स्टोर हो गया डेटा यहां पर, देन रिट्रीव हुआ, प्रोसेस हुआ। बस इतनी सी बात हो गई रात। चलिए आगे चलते हैं, है ना। तो अब मैं इसके थ्रू आपको बता दूं, तो कैप्चर करने के लिए बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं एज पर आपके डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस देनी है, क्लिक क्लिक करना है तो ये है, टेक्स्ट वेक्स्ट देना है तो हमारे पास कीबोर्ड है, कुछ मुझे ऐसे कोई सॉफ्ट कॉपी किसी की, मतलब कोई मान लो बुक है ये, है ना, तो इस बुक का मुझे फ्रंट पेज है जो मान लो डालना है, या नोट्स मुझे मेरी हार्ड कॉपी है अपने कंप्यूटर के अंदर स्कैन करनी है, तो स्कैन के लिए स्कैनर है ना। फिर मेरे पास में यहाँ पर फोटो लेनी है तो आई हैव दिस कैमरा, है ना। तो अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। तो डेटा आपका कैप्चर कर लिया हमने, इनपुट कर लिया, शाबाश। आगे चलते हैं। देखिए, कहता है डेटा स्टोरेज। अब क्या करेंगे, हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। अलग अलग हार्ड डिस्क हो गया, क्लाउड हो गया, या आपका डेटाबेस हो गया, है ना, फाइल हो गई। तो डेटा फ्यूचर पर्पज में हमें यूज करना है, तो हम किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे और वहां पर अपना डेटा स्टोर कर देंगे। ये नहीं भी है तो क्या होगा, हम इनपुट कर रहे हैं तो मेन मेमोरी में डेटा जा रहा है ना। और अगर मान लो हार्ड डिस्क से भी डेटा को एक्सेस करना है तो सीपीयू, हार्ड डिस्क से पहले मेन मेमोरी में डेटा आएगा, वहां से सीपीयू के पास में जो जाएगा,
है ना। तो अब वहां से रिट्रीव होगा, यानी कि एक्सेस होगा आपका डेटा, फैच होगा आपका डेटा, किसके थ्रू, इस भाई साहब के थ्रू जिसका नाम है सीपीयू। ठीक है, अब यहां पर आपके डेटा की प्रोसेसिंग होगी, राइट। तो ये स्टेप आप देखो कि कैसे एक डेटा का एक तरीके से, मैंने क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल, ये है उसकी लाइफ साइकिल, डेटा एंटर होने के बाद से लेकर के क्या क्या उसके साथ में है जो होता है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब हम कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और यहां पर डेटा कैप्चरिंग को और करीब से देखते हैं आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देखिए किताबी भाषा कहती है डेटा कैप्चरिंग इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग ऑफ गैदरिंग डेटा। देखिए द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा, क्या करना है, डेटा को इकट्ठा करना है। ठीक है, कैप्चर मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेटा को गैदर करने की प्रोसेस है ना, बस उसी को हम कैप्चरिंग कह रहे हैं, डेटा कैप्चरिंग कह रहे हैं। अरे भाई समझो इस बात को, बहुत ही सिंपल सी कहानी है ना। एक ऐसी प्रोसेस जो डेटा को इकट्ठा कर रही है, गैदर कर रही है, बस वही डेटा कैप्चरिंग है ना। अब इसको आप कैसे भी तड़का है जो मार लो, है ना, इस बात में यही रहना है। अब फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन डिजिटल फॉर्म, देखिए 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 देखिए, आपके पास किसी भी तरीके का डेटा है जो हो सकता है ना। तो जैसा डेटा होगा वैसे ही इनपुट डिवाइसेस भी हैं जो होंगे। समझ में आई चीज। अब देखिए क्या ये जो मेरे पास में बार कोड है, क्या इनको रीड करने के लिए मैं इनको रीड कर सकती हूँ इसके थ्रू, ये भी तो इनपुट डिवाइस है ना, कीबोर्ड किसी नहीं हो सकता ना अपना डेटा इनके थ्रू भी। तो जैसा डेटा है वैसे ही इनपुट डिवाइसेस है ना। तो शक्ल देख करके थप्पड़ मारने वाली बात है ये, ठीक है। तो जिस तरीके का डेटा है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होंगे और डिफरेंट डिफरेंट आपका क्या होंगे, इनपुट डिवाइसेस होंगे। अब समझिए आपका डेटा कंप्यूटर इनपुट तो मतलब मैंने कहा कि भाई किसी भी तरीके का डेटा है जो हो सकता है और अलग अलग उनके अकॉर्डिंग क्या होंगे, इनपुट डिवाइसेस होंगे। ये बात क्लियर है ना। अब डेटा तो आपका किसी भी मतलब फॉर्म के अंदर आ गया, जैसे फोटो आ गई, जैसे कोई फाइल आ गई, कोई टेक्स्ट फाइल आ गई, है ना, कोई आप कह लो कि पीपीटी आ गई, है ना, वीडियो आ गई। तो डेटा तो अलग अलग है, लेकिन जब कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा ना, तो वो होगा किसमें, वो होगा बाइनरी के अंदर ही। यानी कि कंप्यूटर को समझ में आती है बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, कुछ भी आप बोल लो, है ना। तो जब हमने कंप्यूटर के डेटा मतलब कंप्यूटर में प्रोसेस कराने के लिए डेटा को एक्सेस किया, अलग अलग तरीके का डेटा अलग अलग इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर के पास आया। अब कंप्यूटर के अंदर तो वो डिजिटल फॉर्म के अंदर ही प्रोसेस होगा, यानी कि 0 और 1 के अंदर, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन द डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म से मतलब हमारी बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि मैं बात कर रही हूं 0 की या फिर 1 की। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा सा यहां पर चलते हैं। देखिए क्या चीज है, आपके पास एक इनपुट 1 है, एक इनपुट 2 है, एक इनपुट 3 है, इनपुट 4 है, मतलब आप बहुत सारे इनपुट कर रहे हो अपने कंप्यूटर को। ओके, अब आपने अलग अलग तरीके की फाइल्स इनपुट करी अपने कंप्यूटर को। दैट में भी हो सकती है आपकी डॉक फाइल हो, आपकी जेपीजी फाइल हो, कोई वीडियो फाइल हो, कोई आपने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो दी हो। ठीक है, आप गेम खेल रहे हो, आपने कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को दे दी, है ना, वो कार वाला की इधर मुड़ो, है ना। तो आपका जो इनपुट है ना, वो कंप्यूटर के पास में अलग अलग तरीके के इनपुट डिवाइसेस के थ्रू अलग अलग इनपुट है जो आ रहा है। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर है जो क्या कर रहा है, हमारे उस अलग अलग इनपुट को प्रोसेस कर रहा है, इसके अंदर जो सीपीयू है ना। तो देखो ये कहने का यहां पर ये मतलब है कि भाई इनपुट तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से आ सकता है, लेकिन जब कंप्यूटर इसको अपनी मेमोरी में स्टोर करेगा ना, या इससे डील करेगा, तो वो डिजिटल फॉर्म 0 या 1 बिट्स के अंदर ही है जो काम करने वाला है इनके साथ में। ठीक है, कंप्यूटर के लिए हर चीज 0 और 1 है। ठीक है, उसके ऐसा चश्मा चढ़ रखा है कि उसको 0 1 के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। एवरीथिंग इज इन द 0 and 1 फॉर कंप्यूटर, राइट। आई होप ये चीज बड़ी ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बात बड़ी सिंपल सी है। ठीक है, तुम्हें एक ही चीज समझ में आती है, जैसे हमारी मम्मी बोलती है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती, तुम्हें एक ही भाषा है जो समझ में आती है ना। तो बस वही चीज है, कंप्यूटर भी तुम्हारी तरह ना एक ही भाषा है जो समझता है,
कंप्यूटर की भाषा का नाम है जी 01। आप कौन सी भाषा समझते हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि दिस कैप्चरिंग मे वेरी फ्रॉम सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक आपके पास कीबोर्ड है, बारकोड रीडर है और अलग अलग इनपुट डिवाइसेस हैं एंड यूज्ड एट शॉपिंग आउटलेट्स, कमेंट्स और पोस्ट। ये सारे आपको ना अलग अलग डिवाइसेस बता रखे हैं और अलग अलग इनपुट फॉर्म्स बता रखी हैं कि भाई किसके थ्रू आप क्या इनपुट है जो कर सकते हो। ठीक है, तो डेटा कैप्चर्स आपका देखो कीबोर्ड के थ्रू हो सकता है। अब बारकोड रीडर तो तुम्हारे सामने ही है, क्या कर रहा है, बारकोड है जो इसका रीड कर रहा है। जैसे जैसे बुक्स है मेरे पास, ये एनसीईआरटी है ना, तो एनसीईआरटी के यहाँ पर देखो ये सामने इसका बारकोड है जो लगा है, तो जैसे इसको कैप्चर करेंगे ना तो सब बता देगा कि हाँ कि इसका जो है ऑथर कौन है, क्या प्राइस है, कौन सा इसका एडिशन है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हर किसी को रीड करने का या कैप्चर करने का इनपुट डिवाइस अलग है क्योंकि डेटा अलग अलग है ना। ओके, ठीक है। कमेंट्स है, कमेंट्स और पोस्ट है, ये सब भी क्या है, इनपुट ही तो दे रहे हैं हम, है ना। मेरे को अच्छी नहीं लगी वीडियो तो मैं कर रही नहीं, पर ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं लाइक कर रही हूँ, वो भी एक इनपुट डिवाइस है, तो जल्दी से क्लिक करके अपना इनपुट है जो दे दो। ओके, तो रिमोट सेंसर्स है, सेंसर्स भी क्या कर रहे हैं, इनपुट गेट करके रिएक्ट है जो कर रहे हैं। रिमोट सेंसर्स ऑन एन अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, देखो जितने भी हम डिवाइसेस की बात करते हैं, जैसे इसने ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की बात करी है ना, तो सैटेलाइट में भी जो है इनपुट के लिए कुछ ना कुछ सेंसर्स हैं या कोई ना कोई ऐसे इनपुट डिवाइसेस है जो लगाए होंगे, है ना। तो अगर ऐसा डेटा लेना है कि भाई लाइट ऑन या ऑफ हो रही है या कुछ आगे से जा रहा है, तो ऐसे में सेंसर्स होंगे, तो सेंसर्स भी क्या कर रहे हैं, इनपुट ही तो ले रहे हैं, है ना। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर क्या होगा कि आपने देखा होगा कि भाई शाम होती है तो आपकी ये स्ट्रीट लाइट्स है जो अपने आप जल जाती है ना, तो वो भी क्या है, सेंसर्स लगे हुए हैं उसके अंदर। आपने ऐसा देखा होगा कि भाई जैसे घर के आगे गाड़ी आई, गेट खुल गया, क्या हुआ, सेंसर लगा हुआ है कि भाई यहाँ पर कोई चीज आएगी तो अपने आप को और जो है गेट आपका ओपन हो जाएगा। तो सेंसर्स ये भी क्या कर रहे हैं, इनपुट ही तो गेट कर रहे हैं, है ना। तो इनपुट अलग है इसलिए डिवाइस भी अलग है, right? Okay. Sometime heterogeneity among data sources makes data capturing a complex task. बिल्कुल, देखिए देखिए सुनिए, भांत भांत का डेटा है, भांत भांत के डिवाइसेस है ना, तो आप कह लो कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती है ना। आप ऐसा कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो कि भाई उसमें मतलब अलग अलग तरीके का डेटा है जो आ रहा है, कुछ सेंसर्स के थ्रू आ रहा है, कुछ फलाने इनपुट डिवाइस के थ्रू, कुछ दूसरे इनपुट डिवाइस के थ्रू, तो वो सॉफ्टवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी जो है, आप कह लो कि भाई यस कॉम्प्लेक्स बनेगा वो आपका सॉफ्टवेयर, है ना। तो हेट्रोजेनिटी से मतलब है कि अलग अलग तरीके का डेटा, ठीक है, अलग अलग तरीके का, कुछ मान लो इंटीजर हो सकते हैं, कुछ फ्लोट हो सकते हैं, कुछ फोटो हो सकती है, कुछ ये हो सकता है, कुछ वो हो सकता है ना। तो हेट्रोजेनिटी मतलब अलग अलग तरीके का, भिन्न भिन्न प्रकार का डेटा, ठीक है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइसेस हैं, तो आप अगर ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल वह जो बढ़ेगी, है ना। तो दिस इज व्हाट डेटा कैप्चरिंग। अब थोड़ी सी कहानी और आगे लेकर के चलते हैं। कहानी कहती है कि सोर्सेज ऑफ डेटा कैप्चरिंग, हम जान चुके हैं कि हो सकता है सेंसर्स हो, है ना, तो यहाँ पर भी हम इनपुट ही कर रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू हो चाहे, है ना। तो ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, ये तो मैंने 2-4 डिजाइन में लगा रखे, बाकी आपको पता है कीबोर्ड, बारकोड रीडर, सोशल मीडिया पोस्ट एंड कमेंट्स हम कर रहे हैं, इनपुट ही दे रहे हैं, रिमोट सेंसर्स ऑन सैटेलाइट, ये सब एग्जांपल्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। और इसके अलावा आपको कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, और ऐसा कोई इनपुट डिवाइस जिसमें आपको थोड़ा डाउट आ रहा है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए। देखिए अब हमने ये चीज ऑलरेडी देख ली है कि भाई अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का जब डेटा आपके सॉफ्टवेयर को मिल रहा है, आपके एप्लीकेशन को मिल रहा है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है जो बढ़ेगी, है ना, क्योंकि डेटा अलग अलग सोर्सेस से आ रहा होता है, ठीक है। कुछ सेंसर्स के थ्रू आ रहा है, कुछ फलाने के थ्रू आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहा है, कुछ वैसे आ रहा है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हो जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ही उनका साइज होगा। जैसे मान लो आप कह दो कि भाई सारा डेटा इंटीजर में ही आ रहा है, आप कह लो नंबर ही आ रहा है, बट उनका साइज भी तो वेरी कर सकता है ना। कोई एक फोटो है वो कितने केबी की और कितने एमबी की है, एक वीडियो है जो जीबीज के अंदर है ना। तो ऐसे आप कह लो कि डेटा का जो साइज है वो भी तो अलग अलग है ना, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग भी आपको अपने सॉफ्टवेयर को है जो देखना पड़ेगा कि हाँ अब ये हैंडल करने के लिए मुझे इस तरीके से यहाँ जो है प्रोग्राम करना होगा।
दिस डिफरेंस इज कॉल्ड हेट्रोजेनिटी। मैंने पहले भी आपको बता दिया, अभी भी बता रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का डेटा। कहता है कि मेक्स डेटा कैप्चरिंग कॉम्प्लेक्स। ये सारी चीजें आपके डेटा कैप्चरिंग के जो मतलब डेटा कैप्चरिंग के जो फंक्शन है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो बना देती है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है जो आपको जाननी है। अब हम आगे की कहानी में चलते हैं। मतलब अभी आप कहोगे ना तो हम लोग यही कर रहे हैं, क्या, ये वाली चीज। क्या हुआ, कैप्चर वाली चीज देख ली, यो यो मैन मैम। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टोर देखने वाले हैं यहाँ पर कि स्टोरेज कैसे होती है डेटा की, है ना। तो नाम से काम के बारे में पता चल रहा है कि डेटा आया आपके पास में अलग अलग इनपुट डिवाइसेस से। अब हमें क्या करना है, उसकी स्टोरेज करनी है, मतलब उस डेटा को स्टोर करना है ताकि फ्यूचर में उसको रिट्रीव किया जा सके और उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग हो पाए, है ना। चलिए, प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग कैप्चरिंग डेटा क्या है, क्यों कर रहे हो आप डेटा को स्टोर, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको उस डेटा को फ्यूचर में आपको वो डेटा चाहिए किसी पर्पस के लिए, है ना। तो आपको प्रोसेस करना है उसको, आपको कुछ भी उस डेटा के साथ में करना है फ्यूचर के अंदर, तो आपको उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेकेंडरी डिवाइस के अंदर स्टोर करके रखना होगा, राइट। ओके, डेटा स्टोर किया जा सकता है फाइल्स के अंदर, डेटाबेसेस, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसडीडी, एसएसडी, पेन ड्राइव, कोई भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो, कोई भी ऐसा डिवाइस, है ना, जो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आता है, हम वहां पर अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। अब कहानी को आगे लेकर के चलते हैं, डेटा कैप्चर एंड स्टोरेज। देखिए, डेटा कैप्चरिंग, अब देखिए बात को ध्यान से सुनिए। आपके पास अलग अलग इनपुट्स हैं, यस मैम, हमने इतनी चीज जान ली थी कि अलग अलग इनपुट्स हैं, वो जाकर के आपके कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 के अंदर ही स्टोर होगा। भिन्न भिन्न प्रकार का इनपुट, कंप्यूटर को तो एक ही लैंग्वेज समझ में आती है। कंप्यूटर कहता है तुम चाहे इनपुट किसी में दे लो, मैं तो उसको अपने समझने वाली लैंग्वेज में ही समझूंगा। ठीक है, मतलब ये जिद्दी है, मान नहीं सकता। हमें हम भी जिद्दी हैं, तो हम भी तो अपने लैंग्वेज में देते हैं। बाद में बेचारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो आपकी हेल्प करते हैं कि कंप्यूटर को समझाते हैं कि भाई ये इनपुट आ रखा है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, वो जाकर के आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, चाहे हम उसको किसी डेटाबेस में, चाहे हम इसको किसी फोल्डर, फाइल, है ना, हार्ड डिस्क, एसएसडी, हमने देख लिया अभी इतने सारे इनपुट स्टोरेज डिवाइसेस, तो हम उनमें क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे या स्टोर हो जाएगा, है ना। बस इतनी सी बात। आगे चलते हैं। अब डेटा स्टोरेज, मैनेजिंग ग्रोइंग डेटा। टुडे डेटा इज प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली, है ना। इतने तो जनता नहीं है जितना डेटा है ना। मतलब आप कह लो कि सबसे ज्यादा जो आप कहोगे ना कि हर सेकंड जो मिलियंस ट्रिलियंस के अंदर जनरेट हो रहा है, दैट इज व्हाट डेटा ही है। इसीलिए 21वीं सदी का इसको गोल्ड कहा है, 21वीं सदी का इसको ऑयल कहा है, क्योंकि सबसे महंगी चीज है आज की डेट के अंदर व्हाट, डेटा। सोचा था कभी? बिल्कुल नहीं, है ना। खैर, आपने तो क्या ही सोचना होगा, है ना। हम अगर अपने कॉलेज टाइम से कंपेयर कर ले तो हमने नहीं सोचा था कि हाँ ये डेटा कुछ ऐसा चमत्कार करेगा, है ना। तो आप कह लो कि पूरा कंप्यूटर जो साइंस है वो इसी के ऊपर स्टैंड है। पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अगर डेटा नहीं होगा तो, है ना। चैट जीपीटी फ्री क्यों है? आप कोई भला कर रहा है तुम्हारा? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या कर रहा है, हमसे हमारा डेटा ले रहा है और हमसे हमारा डेटा लेकर के खुद स्मार्ट बन रहा है और हमें डम बना रहा है ना। तो देखो, टुडे डेटा इज प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली, चाहे वो फोटोज हो, चाहे वो वीडियो हो, रिकॉर्ड्स हो, कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई एप्लीकेशन है, आप देख लो सोशल मीडिया पर, है ना। एक सेकंड के भी आप कह लो छोटे से छोटे हिस्से में भी कितनी सारी पोस्ट हैं जो हो रही है ना, डल रही हैं। तो आप कह लो कि आप मतलब सेकंड के भी, आप एक सेकंड में आप पूरी रील, है ना, ऐसे कितना स्क्रॉल करो, कितना सारा डेटा है जो जनरेट हो रहा है आज की अगर टाइम की बात करें। बिकॉज ऑफ दिस डेटा स्टोरेज हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इतना सारा डेटा है तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना जरूरी है। अर्लियर स्टोरेज वाज कॉस्टली बट नाउ, देखो अगर हम कंपेयर करें ना, देखो इस चीज को ना समझने से पहले आप वैसे भी देखो कि कोई चीज ना नई नई जब मार्केट के अंदर आती है तो उसके भाव बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। कोई भी चीज आप कह लो,
लेकिन टाइम के साथ साथ ना वो उसकी कीमत कॉमन सी होती जाती है। जैसे आपने सुना होगा अपने दादा दादी से, है ना, या बड़े बुजुर्गों से कि भाई ये इतनी महंगी थी, आज देखो ये ऐसे है। या कुछ चीजें ऐसी भी होती होंगी जो कहते होंगे तब तो इतने की मिलती थी और आज देखो ये कितने की मिलने लग गई, है ना। बट आपने कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो देखी, मतलब सुनी होंगी कि भाई पहले के टाइम में जब वो थी तो दैट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट नाउ जैसे जैसे टाइम आगे बीतता गया या जा रहा है, उनकी कीमत बहुत ही है जो डाउन होती जा रही है ना। ये जमीन तो है नहीं, है ना, ये क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस की बात हो रही है। आप प्रॉपर्टी के साथ में इसको मत कंपेयर करना, है ना। अर्लियर स्टोरेज वाज कॉस्टली बट नाउ cost of digital storage devices has decreased। ठीक है, तो जो आपको हार्ड डिस्क पहले इतनी महंगी मिला करती थी, आज वो बहुत ही ज्यादा सस्ती है जो हो गई है एज कंपैरेटिवली टू, अगर हम 10 साल पहले पीछे चले जाएं, है ना। तो साल बाय साल भी अगर मैं कहूं यहाँ पर तो जस्टिस होगा इस बात के साथ कि भाई जो कॉस्ट है स्टोरेज डिवाइसेस की वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हुई है, बट जो पावर है, जो शक्ति है, जो डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हुई है। स्टोरेज हैज बिकम इजियर एंड अफोर्डेबल, राइट, ओके। आगे चलते हैं, आगे गए तो पता चलता है डेटा कीप्स इंक्रीजिंग विद टाइम, डेटा कीप्स इंक्रीजिंग विद टाइम, देयरफॉर स्टोरेज डिवाइसेस मस्ट बी अपग्रेडेड रेगुलरली, मोर कैपेसिटी यानी कि बेटर स्पीड। देखिए बात को समझिए क्या चीज हो रही है। अगर हम टाइम के साथ साथ इसको कहें ना, टाइम के साथ साथ कुछ चीजें अप हुई हैं, जैसे कि स्टोरेज कैपेसिटी, है ना, रिलायबिलिटी आप कहोगे, है ना, स्पीड आप कहोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो अप हुई हैं। जो चीज को डाउन जाना चाहिए था ना वो क्या थे, इसकी भाव, इसकी प्राइस, रेट, वो डाउन हुए हैं। तो जो कॉमन जनता है ना वो कंप्यूटर इसीलिए अफोर्ड कर पा रही है कि उसके इतने सारे जो मतलब आप कह लो कि ऐसे डिवाइसेस थे जो उस टाइम पर बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं थे, वो आज बहुत डाउन है जो हो चुके हैं, राइट। तो बस यही चीज है। आगे चलते हैं, आगे गए तो अब हम आगे देखने वाले हैं डेटा सर्वर्स इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए तो चलिए अब अगली बात करते हैं हम लोग डेटा सर्वर्स इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए आपने ना कहीं किसी हॉस्पिटल में या कहीं आप किसी डेटा सेंटर में गए होंगे, हॉस्पिटल। तो चलिए अब शुरू करते हैं डेटा सर्वर इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए क्या चीज है, आपने कभी मतलब कभी आपने ऐसा देखा होगा कि जैसे आपने अपने स्कूल में देखा होगा, मे बी अगर आपके स्कूल में इंटरनेट और ये सारी चीजें हैं, इंटरनेट तो खैर ओके तो अब शुरू करते हैं डेटा सर्वर्स इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आपने ना कुछ कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर, है ना, या कुछ कुछ आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में गए होंगे जहाँ छोटे छोटे ऐसे रूम बने होते हैं, है ना। तो बाहर लिखा होता है कि डेटा सर्वर रूम या सर्वर रूम लिखा होता है ना। मतलब हम एंटर नहीं कर सकते उस कमरे के अंदर ना, तो बाहर ऐसा कुछ साइन वाइन सा लगा होता है। तो छोटे छोटे ऐसे डेटा सेंटर्स बने होते हैं, है ना। हो सकता है आपने अपने स्कूल में भी इसको है जो देखा हो, या बड़े बड़े ऑफिसेस के अंदर, या कहीं ना कहीं आपने ऐसा नोटिस है जो जरूर किया होगा। देखिए क्या चीज है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है ना उनका डेटा बहुत सारा होता है ना, बहुत सारा डेटा है जो आप कह लो कि वो डेली इतना सारा डेटा है जो जनरेट होता है। तो उनके क्या होते हैं, खुद के डेटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है। तो जहां पर उनका डेटा जाकर के स्टोर होता है, क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको फ्यूचर में उस डेटा से जरूरत है जो हो सकती है, या किसी भी तरीके से उनको डेटा को फैच करके उनके साथ आगे कोई भी प्रोसेस है जो करानी हो सकती है। तो ये चीज है जो इसके अंदर बोली जा रही है। चलिए इसको पढ़ करके देखते हैं। पहले तो कहता है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। बिल्कुल, जो लार्ज, बड़ी, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है और आपको समझाया जा रहा है द कंसेप्ट ऑफ डेटा सर्वर्स का, ठीक है। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत संख्या में, बहुत मात्रा में डेटा को जनरेट करती हैं, बहुत अमाउंट के अंदर आपका डेटा जो जनरेट होता है ना। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो जब उनका डेटा इतना जनरेट होता है तो वो स्टोर भी है जो करती है उन डेटा को, ठीक है। अच्छा, दे यूज स्पेशल पावर कंप्यूटर्स कॉल्ड डेटा सर्वर्स। तो इस तरीके से सर्वर्स जो हैं, ये तो मैंने वैसे फोटो है जो आप भी अगर गूगल पर डालोगे और कहोगे कि भाई डेटा सर्वर्स, तो आपके पास भी ऐसी फोटोज है जो आ जाएंगी, है ना। तो ये डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पर कि वो कितनी बड़ी है और कितना बड़ा उनका डेटा सेंटर है ना। या मैंने तो यूजुअली देखे बस दो दो कमरे जितने ऐसे होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं ना, कि भाई ये डेटा सेंटर है या ये सर्वर रूम है ना। तो जब इतनी डेटा आपका जनरेट हो रहा है तो वो अपने खुद के पर्सनल पावरफुल कंप्यूटर्स हैं जो
रखते हैं। पावरफुल कंप्यूटर मतलब वही उनके डेटा सर्वर है जो होते हैं, आम कंप्यूटर्स नहीं। ठीक है, अब डेटा सर्वर्स हैव अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, है ना। तो ऑब्वियसली जब हमने उनको कहा है कि भाई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ही है जो यूज करती है इनका और वो बहुत ज्यादा डेटा जनरेट करती हैं, तो जो उनके कंप्यूटर उनके डेटा को स्टोर करने वाले वो भी तो शक्तिशाली होंगे, उनमें इतनी कैपेसिटी होगी कि वो उस डेटा को हैंडल कर पाए या उस डेटा को स्टोर कर पाए। हाई स्पीड प्रोसेसिंग होगी, है ना। स्पीड ही नहीं होगी तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को इतने भारी भरकम पैसे लगाने की जरूरत क्या होगी, और इन डेटा स्टोरेज को या इन सर्वर्स को लगाने की जरूरत क्या होगी, है ना। तो ये चीज समझाई जा रही है। कह रहा है कि दी सर्वर्स हेल्प इन फास्ट डेटा एक्सेस, एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग, बिल्कुल फास्टली उनका डेटा एक्सेस हो जाता है, ठीक है। एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग होती है, तो ये सारे उनको फायदे हैं खुद के डेटा सेंटर्स बनाने के, किनके, लार्ज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस के और भी है कि भाई इतना सारा डेटा है जो उनकी खुद का पर्सनल उनकी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो चाहेंगे कि भाई कोई बाहर से उस डेटा को कोई एक्सेस ना कर पाए, तो बहुत सारी सिक्योरिटी भी है जो उनको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। काफी सारा ये स्टाफ होता है जो सारा दिन बस उसी डेटा की सिक्योरिटी में है जो लगा रहता है, राइट। तो कोई भी बाहर से अगर आपके पास आती है कोई भी रिक्वेस्ट या, है ना, तो फिर फायरवॉल वगैरह से उनको सिक्योर है जो किया जाता है। बट बेसिकली आपको बात ये बताई जा रही है कि डेटा सेंटर्स या डेटा सर्वर्स है क्या, कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका बहुत अमाउंट का डेटा होता है, उनको हैंडल करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए, उनके काम को फास्ट करने के लिए, है ना, उनके क्या होते हैं, डेटा सेंटर्स होते हैं, ये सर्वर्स होते हैं, तो वहां पर उनका डेटा जाकर के स्टोर होता है। ठीक है, अब देखिए इनकी लिमिटेशंस भी हैं, जो मैंने अभी बातें बोली ना उन्हीं के अंदर इनकी लिमिटेशंस भी छुपी हुई है। जैसे मैंने एक बड़ा नाम लिया क्या, सिक्योरिटी वाला, तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। ठीक है, अगर उन्होंने ऐसी बहुत भयंकर वाली सिक्योरिटी नहीं लगा रखी और उनका डेटा इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर दिक्कत उनको होने वाली है। जैसे बैंक्स वैंक्स है ना, तो वो अपनी सिक्योरिटी बड़ी हाई करके रखते हैं, है ना। तो देखो कहते हैं कि सेटिंग अप डेटा सर्वर वेरी एक्सपेंसिव। पहली चीज तो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन तो कर ही नहीं पाएगी, है ना। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके डेली के इतने सारे काम होते हैं, राइट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है उनके लिए डेटा, और वो इसको जो है हैंडल करती है, क्योंकि इनको मतलब हैंडल कर पाना इतना मतलब अपने आप में कह लो कि भाई एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको जनता भी उतनी ही है जो रखनी पड़ेगी उस डेटा की सिक्योरिटी के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, है ना। क्योंकि आम बंदा मेरे तेरे जैसा तो नहीं कर पाएगा, अरे भाई ये तार टूट गई, वो हो गया, ये हो गया, है ना। अब हाई कॉस्ट है, हार्डवेयर भी वैसा ही चाहिए, सॉफ्टवेयर भी, मेंटेनेंस भी, ठीक है। तो अलग अलग बंदे भी है जो हो सकता है रखने पड़ सकते हो, कि जो मेंटेनेंस भी करते हो, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को हैंडल करते हो, ठीक है। तो ये बात है। अब हाई कॉस्ट इस वजह से पड़ जाती है क्योंकि हर तरीके से उसको 360 डिग्री एंगल से उसको वॉच करना पड़ेगा। एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्टअप्स यूजुअली कैन नॉट अफोर्ड देम, इसीलिए तो क्लाउड का सिस्टम है जो चला है कि भाई क्लाउड पर स्पेस ले लिया और वहां पर डेटा आप अपना डालते रहो, ठीक है। तो ऐसा भी वो करती है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बाकी उनके अफोर्ड में नहीं आती है ये चीज कि भाई हम अपने खुद के डेटा सर्वर्स हैं जो हैंडल कर पाए। अब कहता है कि डेटा सर्वर्स हाई परफॉर्मेंस होती है, तो इनकी कॉस्ट भी फिर उतनी ही हाई है जो चली जाती है, राइट। तो ये चीज आपको बोली जा रही है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने फाइनल टच की तरफ। ये क्या है, सारी चीजें देख ली आपने। ये क्या है, डेटा रिट्रीवल है। मतलब हम अगर वो पहले वाली स्लाइड के ऊपर जाएं तो डेटा को कैप्चर किया, स्टोर किया, अब हम रिट्रीव करेंगे, देन फाइनली जाकर के आपका डेटा क्या होगा, प्रोसेस होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, इट इन्वॉल्व्स कैचिंग डेटा। मतलब एक सिंपल वर्ड के अंदर अगर आप डेटा रिट्रीवल को समझना चाहो तो ये कुछ भी नहीं है, डेटा को एक्सेस करने की एक बात बताई जा रही है, एक डेटा को फैच करने की बात है जो बताई जा रही है। फ्रॉम कहां से भाई, स्टोरेज डिवाइसेस से, जहां पर तुम्हारा डेटा स्टोर है ना। हवा से थोड़ी ना एक्सेस करेंगे, वहां पर स्टोर था हमने उठा के ले लिया, है ना। जैसे आपने कहा कि मुझे पानी पीना है ना, तो आप फ्रिज में गए या जहां तुमने अपने पानी को स्टोर करके रखा है ना, वहां से पी लिया आपने पानी, ओके। फॉर प्रोसेसिंग एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट, जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से वहां से डेटा को पैच किया जाएगा और प्रोसेस किया जाएगा। एज डेटाबेस ग्रोज
grow, the challenges involved in search and retrieval of the data in acceptable time also increase. Minimizing data access time is crucial for faster data processing. कुछ भी नहीं, इस लाइन के अंदर आपको ना सिर्फ सिंपल शब्दों में ये चीज बोली गई है कि भाई जितना ज्यादा डेटा होगा उतना टफ नहीं होगा आपके लिए। मतलब इतने बड़े समुद्र में से आपको कुछ डेटा लेना है तो सर्चिंग में कितना टाइम है जो लगेगा, है ना। कि जैसे मैंने कहूं कि भाई इस बुक में से तुम मुझे एमसीक्यू लिखा हुआ बता दो कहां है। अगर यही चीज एक पेज की होती तो तुम्हारे लिए बड़ा इजी होता, बट यहीं पर ये इतनी बुक है तो मैं बस ढूंढती रहूंगी ना कहां लिखा हुआ है। मैंने कहा लैम्डा कहां लिखा है, तो आपके लिए क्या है, जितनी मोटी होगी बुक उतना आपके लिए टफ होगा। वही कंसेप्ट यहां पर फॉलो हो रहा है क्या, कि जितना आपके डेटाबेस मतलब में ग्रो होता जाएगा, वो जितना मतलब डेटा उसमें एंटर होता जाएगा उतना ही आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। क्या, डेटा को सर्च करना, रिट्रीव करना। फिर पहले तो सर्च करो, फिर उसमें से डेटा को रिट्रीव करो। सबसे पहले तो ये समझो कि मिनिमाइजिंग डेटा एक्सेस टाइम क्या है। देखो बात किसकी चल रही है, डेटा रिट्रीवल की चल रही है ना। तो डेटा रिट्रीवल मतलब मेरी मेन कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के अंदर या फिर डेटाबेस के अंदर किसी भी ऐसे डिवाइस के अंदर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है। आपका प्रोसेसर क्या कर रहा है, वहां से डेटा को फैच कर रहा है। क्या कर रहा है, रिट्रीव कर रहा है। तो वो जो फैच करने का टाइम है ना, वही क्या है, एक्सेस टाइम है। ठीक है, डेटा को एक्सेस करने का टाइम, फैच करने का टाइम इज द एक्सेस टाइम। अब इसी टाइम को तो क्या करना है, मिनिमाइज करना है। आप खुद सोचो, अगर बहुत सारा डेटा है वहां पर, तो अब उसमें से आपको डेटा, पर्टिकुलर डेटा को फैच करना है, तो पहले तो सर्च करने में टाइम कंज्यूम होगा, फिर उसको सर्च करके उसको रिट्रीव करके लेकर के आना होगा। तो इस तरीके के कंप्यूटर्स भी हैं जो यूज करने हैं हाई स्पीड के, राइट। तो इसमें कैश मेमोरी होनी चाहिए, फिर इसके अंदर रैम अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो अगर ऐसी चीजें होंगी तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो परफॉर्मेंस है जो अपनी अच्छी देगा। तो ये बात है जो इसके अंदर बोली जा रही है कि किसी तरीके से मिनिमाइज करना इस एक्सेस टाइम को, कि जो टाइम आपका बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो वो आपका कम टाइम है जो कंज्यूम हो, क्योंकि डेटा तो बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे जैसे टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है, तो डेटा तो आपके डेटाबेस में, आपके सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर इंक्रीज होता जाएगा, है ना। तो अब उसको एक्सेस करने का जो टाइम है, ऐसा ना पता चले कि भाई आज क्लिक किया है तो परसों जाके डेटा मिला है ना। तो मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि इतना टाइम है जो स्पेंड नहीं होना चाहिए, कि आपने क्लिक किया इधर से, आपका डेटा है जो एक्सेस हो गया। तो ये जो एक्सेस टाइम है ना, ये मिनिमम से मिनिमम हो, बस यही पूरा करना एक सबसे बड़ा एक टास्क है जो हो जाता है। बाकी फास्टर डेटा प्रोसेसिंग हो, ठीक है, ये इसी में हेल्प करता है। बेटर परफॉर्मेंस होगी आपके सिस्टम की, आप क्विक डिसीजन ले पाएंगे जैसे ही आपके पास डेटा है जो फास्टली जनरेट होकर के आएगा। तो ये आपकी कहानी थी डेटा रिट्रीवल की। अब अगली क्लास में हम डेटा डिलीशन एंड रिकवरी है जिसको देखने वाले हैं। सो आई होप आपको बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने क्लियर कर दी होगी इस यूनिट के अंदर। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।